Today we are going to study lesson number 10, Earth's Internal Composition and Landform in SST. ठीक है, SST में आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ के अंदर के हिस्से में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे अर्थ जो है बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब अर्थ के इंटरनल पार्ट में देखा जाता है, वहाँ पे पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या क्या कौन कौन से मिनरल्स है, क्या क्या चीज़ें उसके साथ कॉम्पोजिशन में है और किस तरीके से लैंडफॉर्म्स अलग अलग फॉर्म में है। लैंडफॉर्म्स तो हमने पढ़ा है, लैंडफॉर्म बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, प्लेटोज होते हैं, है ना, माउंटेन्स हैं, वैली है, ये सारी चीज़ें जो है वो लैंडफॉर्म्स है। तो आज हम लोग उसके कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ों से ये बना हुआ है। राइट, सी our earth is such a planet on which developed life is seen. Like the other celestial bodies, the shape of our earth is round. It is constantly changing inside and outside. Have you ever thought that what is there in the interior of the earth? What is earth made up of? है ना, हमारा अर्थ जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है। हमने साइंस में भी पढ़ा है, हमने एसिस में भी पढ़ा है कि एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ देखी जा रही है, जहाँ पर जीवन दान है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वहाँ पे कोई जीवन नहीं है, वहाँ पे कोई रह नहीं सकता, क्योंकि कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं का टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, रात में एकदम ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और वाइस वर्सा और भी प्लैनेट्स पर है। कहीं पानी देखा जाता है, कहीं पर पानी है तो एटमॉस्फेयर नहीं है, कहीं एटमॉस्फेयर है तो पानी नहीं है। एक अर्थ ही ऐसी जगह है जहाँ पर हमें सब कुछ मिलता है और इसीलिए लाइफ यहाँ पर रह सकती है। हम सब अर्थ पर इसीलिए रह पाते हैं क्योंकि हमें जीने के लिए हवा मिल जाती है, पानी मिल जाता है, रहने के लिए हमें लैंड मिल जाता है ना, और इसके अलावा हमें खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। इसी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। एक पूरे 8 प्लैनेट्स से, हमारे 8 प्लैनेट्स में सिर्फ अर्थ ही ऐसी एक जगह है। और अर्थ का शेप यहाँ पर बोला है कि राउंड है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है स्फेरिकल। जो स्फेरिकल क्या होता है, राउंड ही होता है, लेकिन उसका जो अपर पोर्शन और जो बॉटम पोर्शन यानी टॉप और बॉटम दोनों पोर्शन जो है थोड़ा सा फ्लैट होता है, थोड़ा सा चिपटा होता है। आपने ऑरेंज तो देखा होगा, ऑरेंज कैसा होता है, राइट। ऑरेंज को अगर हम लोग टेबल पे रख देंगे तो वो गोल गोल घूमेगा नहीं, वहीं पे खड़ा रहेगा अगर हम किसी भी अप्स एंड डाउन्स पे करेंगे तो, ठीक है। लेकिन बॉल, आपको पता है कि बॉल जो होता है वो पूरी तरीके से राउंड होता है, कहीं से भी जरा भी फ्लैट नहीं होता है। तो हमारा अर्थ जो है वो ऑरेंज जैसा है, ना कि बॉल जैसा। ओके, और हमेशा इसमें चेंजेस होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, मतलब समय समय पर इसमें काफ़ी चेंजेस देखे जाते हैं। अर्थ के ऊपर के हिस्से में भी जहां हम रहते हैं, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, अर्थ के अंदरूनी हिस्से में भी जो हमें कभी दिखाई नहीं देगा, उसे भी वहाँ पर भी चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या है, अर्थ के इंटीरियर में क्या है। आपको बहुत अच्छा सा यहाँ पर फिगर दिया गया है, रॉक्स एंड मिनरल्स, यू कैन सी हियर। हमारा अर्थ कुछ ऐसा है। बाहर से हमें ये ब्लू दिखता है, ग्रीन दिखता है ना। ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि इस पर पानी बहुत ज़्यादा है, और ग्रीनिश इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है, खेती होती है कई जगह पे, इसलिए यहाँ पर ये ग्रीन और ब्लू में दिखाई देता है। अगर हम इसके इंटीरियर में जाए, इसके अंदर के हिस्से में जाए, कभी हम इसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो अंदर से बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो वो बाहर निकल कर आते हैं, और उसका 3 पार्ट में इसको बनाया गया। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर रेड पोर्शन जो है ये सबसे इनर कोर है। 3 चीज़ से बनता है, एक तो कोर से, फिर दूसरा होता है मेंटल, जो ये येलो पार्ट है, और ये जो बाहर का पार्ट है इसको भी ऊपर का मेंटल कहा जाता है, और यहाँ जो इसे क्रस्ट कहा जाता है जहाँ पर हम रहते हैं। ओके, हाँ, ये ब्राउन कलर जो है वो क्रस्ट ही है, राइट, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 3 कलर्स में दिखाए हैं, 4 कलर दिखाए हैं। रेड जो है वो एकदम इनर कोर बताया है, मतलब एकदम अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ तक कि जो लोहा है, आयरन है, वो भी वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है। हम मग से उसे पानी की तरह उसको ले सकते हैं, इस फॉर्म में वहाँ पर सारे मिनरल्स है। एल्यूमिनियम,
आयरन, गोल्ड, सिल्वर और जो नॉन मेटेलिक है जैसे कोलसा, पेट्रोल तो वैसा ही होता है, ठीक है, क्रूड ऑयल जो है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ रेड पोर्शन में सब कुछ पानी लिक्विड के फॉर्म में होता है। जब यहाँ से ये थोड़ा सा बाहर निकलो तो ये जो ऑरेंज पोर्शन है ये आउटर कोर है, ठीक है, ये बाहर का हिस्सा है। यहाँ पर चीज़ें जो है वो थोड़ी सी सेमी सॉलिड में है, मतलब कि हम कह सकते हैं जैसे हनी आपने देखा होगा, राइट। हनी को अगर हम लोग नीचे टेबल पर गिरा दें तो वो फैलेगा नहीं, लेकिन वो सॉलिड भी नहीं है और उतना ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है, ठीक है। तो उस हिस्से में उस तरीके का यहाँ पर सारे मिनरल्स उस फॉर्म में पाए जाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो येलो पोर्शन है इसको कहा जाता है मेंटल, ठीक है। तो ये मेंटल जो है यहाँ पर जो पत्थर वगैरह है, मिनरल्स है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो बाहर का पूरा ब्राउन पोर्शन है इसको कहा जाता है क्रस्ट, जहाँ पर हम रहते हैं और यहीं पर हम अपनी खेती वगैरह करते हैं, राइट। मिनरल्स निकालते हैं, मिनरल्स निकालने का काम यहाँ येलो तक भी चला जाता है, जिसको हम माइनिंग कहते हैं, क्वेरिंग कहते हैं, शेफ्टिंग कहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ओके, तो ये हमारे अर्थ के लेयर्स बताए जा रहे हैं। ओके, लेयर्स ऑफ अर्थ है। अब हम देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। तो हम यहाँ इंटीरियर ऑफ अर्थ से रीड करते हैं। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर लाइक एन ओनियन, ठीक है। ऑनियन आपने देखा होगा कि किस तरह से होता है, उसकी छिलके उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा अर्थ भी ओनियन की तरह लेयर्स से बना हुआ है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. It is the thinnest of all the layers. It is about 35 kilometers on the continental masses, and the main mineral constituents of the continental masses are silica and alumina. It is thus called Cl, जिसको कहा जाता है Si मतलब सिलिका, Al means alumina. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called सीमा. Si मतलब सिलिका and Ma मतलब मैग्नीशियम, ठीक है। हमारा जो अपर मोस्ट पार्ट यानी यहाँ पर ये जो ब्राउन वाला पोर्शन है जहाँ पर हम रहते हैं इसे क्रस्ट कहते हैं, और ये जो है सबसे पतला माना जाता है कि सबसे पतली है। हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो कोर है वो काफी मोटा है ना। ये वाला जो ऑरेंज और रेड पोर्शन है ये पूरा कोर है। अब इन्होंने कोर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इनर कोर और आउटर कोर, लेकिन ये काफी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस काफी मोटी है। और येलो पोर्शन जो है वो मेंटल है, जिसकी थिकनेस थोड़ी सी कम है कंपैरिजन टू कोर। और जो क्रस्ट है जहाँ हम रहते हैं उसकी तो बहुत ही ज़्यादा पतली है, बहुत ही ज़्यादा पतला उसका ये आप देख सकते हो कि सिर्फ 35 किलोमीटर्स कि इसकी मासी से ऐसा कहा जाता है। और ये कॉन्टिनेंटल मतलब कि जहाँ पर हमारे कॉन्टिनेंट्स है। आपको पता है कि कॉन्टिनेंट्स का मतलब बहुत बड़े बड़े लैंड के टुकड़े। हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है और एशिया उसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ओके, और बीच के जो है वो आपने आगे की क्लासेस में पढ़े हैं, यू जस्ट गो देयर। एंड द मेन मिनरल्स, यहाँ पर जो मेन मिनरल्स है कॉन्टिनेंटल बेसिस में यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं अर्थ वाले हिस्से में, लैंड वाले मास में, वहाँ पर सिलिका और एल्यूमिना से बना हुआ है, इसीलिए इसको Cl कहा जाता है। ओके, Si जो सिंबल है सिलिका का और Al जो एल्यूमिना है। एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम का ही एक और पार्ट, बहुत ही रॉ फॉर्म होता है, उसको एल्यूमिना कहा जाता है। ओके, और ये जो सिंबल्स है ये आपने अभी पढ़े नहीं है, अब आप 7th स्टैंडर्ड के साइंस में पढ़ोगे कि हर मिनरल्स के एक अपने सिंबल्स होते हैं। तो वो सिंबल्स के नाम से हमें पूरा नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंबल आप बता दो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से मिनरल्स की बात हो रही है। ओके, तो ये जो है ये हम साइंस में पढ़ेंगे आगे चल के। और ओशनिक मतलब कि आपको पता है महासागर, और महासागर के अंदर जो क्रस्ट है उसके ऊपर सिलिका और मैग्नीशिया, ये 2 मिनरल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो आपको दिया है नो दिस में ओनली 0.5% ऑफ अर्थ size of the earth is the solid crust, 16% mantle and 83% is core. The radius of the earth is 6371 kilometers। ठीक है, ये अपना हमें बताया जा रहा है कि हमारे अर्थ का जो रेडियस है, रेडियस मतलब आपको पता होगा हम जब सर्कल पढ़ते हैं तो उसके यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से यहाँ जो किनारा वाला होता है, ओके, जो ये
एंडिंग पोर्शन होता है, इसको कहा जाता है रेडियस, ये आपको पता है। ओके, यहाँ पर ये यहाँ से लेकर ये सेंटर पॉइंट, इसको कहा जाता है रेडियस। अब रेडियस हम बहुत सारे यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो रेडियस है, या ये हमको बताया जा रहा है कि पूरे अर्थ का 6,371 किलोमीटर है, और हमारे पूरे अर्थ के जो साइज है 0.5% तकरीबन। ये जो हम देख रहे हैं ब्राउन वाला पोर्शन, यहाँ पर लेयर ऑफ अर्थ में जो ब्राउन वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये 0.5% ऐसा है जो सॉलिड है। ओके, और 16% ये बताया जा रहा है कि मेंटल है, मतलब ये जो येलो वाला पोर्शन है वो 16% है। ओके, और जो कोर वाला है वो सबसे ज़्यादा है 83%। राइट, नाउ जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू depth of 29,000 kilometers, and the innermost layer is the core with the radius of 3,500 kilometers. It is mainly made up of nickel and iron and is called the knife. Ni means nickel, Fe मतलब ferrous, that is called iron. The center core has very high temperature, pressure and density of metal. ठीक है, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो हमारा क्रस्ट है उसका एक्सटेंशन, मतलब हमारा ये जो क्रस्ट हम जहाँ पर रहते हैं, इसको अगर परसेंटेज में देखा जाए तब तो बहुत ही कम है, 0.5 है। और अगर इसको हम मेंटल में अगर हम लोग चले जाए, क्रस्ट के नीचे जो मेंटल होता है, जो येलो वाला पोर्शन है, ये 2900 किलोमीटर्स तक की इसकी डेप्थ है, और कोर की डेप्थ सबसे ज़्यादा है 3500 किलोमीटर्स। ओके, और ये जो है बना हुआ है किस चीज़ से बना हुआ है, मेनली निकल और आयरन से बना हुआ है। ओके, इसका जो कर्थ है, और यहाँ पे ये बहुत हाई टेम्परेचर होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे हर चीज़ सॉलिड में होती, सॉलिड लिक्विड में होती है। रॉक्स एंड मिनरल्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि रॉक्स और मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं। द टाइप्स ऑफ द रॉक वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज, particle size and formation process. In terms of the formation process, rocks are of 3 types, है ना, हमारे 3 types के rocks है, और ये जो है प्रॉपर्टी, पार्टिकल साइज और फॉर्मेशन के हिसाब से इसको अलग अलग किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला आ रहा है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लैटिन वर्ड में इग्निस का मतलब होता है फायर, सेडिमेंट्री का मतलब होता है स्टेबल, और मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म, जो समय समय पर बदल जाता है। तो हम सबसे पहले इग्नियस रॉक पढ़ेंगे। हॉट मैग्मा cools and solidifies. The rock formed in this way is called igneous rock. There are 2 types of igneous rock, inner rock and outer rock. अब igneous rock कैसे बनता है, तो हम देख सकते हैं कि वॉल्केनो जो होता है, वॉल्केनो जब फटता है तो इसके अंदर से गर्मी गैस के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स बाहर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अंदर धरती के अंदर समाई है वो सारी बाहर आ जाती है। जब ये कुछ टाइम के बाद ठंडा होता है, अब कुछ टाइम का मतलब ये नहीं है कि 2-3 घंटे में ठंडा हो जाता है, वॉल्केनो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और जब ये बाहर निकलता है तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। इसको ठंडा होने में तकरीबन महीनों लग जाते हैं, 3 से 4 महीने, या तो फिर डिपेंड करता है कि वो कितना निकला है। अगर बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन में निकलता है तब तो 6-6 महीने लग जाते हैं उसको ठंडा होने में, और अगर थोड़ा सा निकला होता है तो भी वो 2-3 महीने उसे लग जाते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है, बहुत टाइम तक कोई वहाँ नहीं जाता है, तो ये रॉक का फॉर्म ले लेता है, और इसी रॉक को कहा जाता है इग्नियस रॉक। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताया है कि एक्चुअली द रेडिश मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस इज लावा. When its molten lava comes on the surface of the earth, it's rapidly cooled down and becomes solid. ठीक है, यहाँ पर हमें बताया जाता है कि लावा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वॉल्केनो फटने के बाद अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, उसको लावा कहा जाता है। और ये लावा जो है जब हमारे अर्थ पर आता है तो बहुत ही आराम से धीरे धीरे वो कूल होता है, सॉलिड बन जाता है, और इस तरीके से जो रॉक बनता है इसको कहा जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और ये बहुत ही, जब ये रॉक बन जाता है तो उसको जब हाथ में लिया जाता है तो एकदम रेत की तरह वो होता है, बहुत ही पतला सा होता है, रेत की तरह होता है, और जब रेत की तरह मिलता है उसे कहा जाता है बेसाल्ट। ओके, बेसाल्ट एक तरह का मिनरल है। Sometimes the molten magma cools down deep into the inside the Earth's crust and solid rocks are formed which are called the intrusive igneous rock। और इस तरीके से जो सॉलिड बन जाता है और इसको कहा जाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और ये धीरे धीरे कूल होता है, और इसके दाने जो होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब सैंड से थोड़ा सा बड़ा हिस्सा होता है। हम देख सकते हैं कि ग्रेनाइट इसका एक एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट आप देख सकते हो कि हमारे किचन में जो
पत्थर डाला जाता है जिस पर स्टैंडिंग किचन जिससे बनता है उसको ग्रेनाइट कहा जाता है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर फॉर स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ द ग्रेनाइट। ठीक है, यहाँ पर जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं, मतलब ग्राइंडिंग स्टोन यानी वो जो पीसते वाले पत्थर होते हैं जिसपे लोग अपना मसाला पीसते हैं, अपना खाना पीसते हैं, तो वो जो है ये इसी से बनता है, ग्राइंडिंग स्टोन से बनता है। ये ग्रेनाइट का हिस्सा है और इसी को ग्रेनाइट कहा जाता है। और ये है सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो कैसे बनता है हम देखते हैं। रॉक्स रोल डाउन, crack and hit each other and are broken down into small particles. These sediments are transported and deposited by wind and water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form the layer of rocks. These types of rocks are called the sedimentary rock. And for example, sandstone is made from the grains of sand, and these rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि रॉक जो है बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उस पर से रॉक टूट टूट कर नीचे आता है, एक दूसरे के साथ टकराता है, नीचे जमीन से टकराता है, कभी किसी और रॉक से टकराता है, कभी वैली से टकराता है, और टकराते टकराते ये बहुत ही छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये नहीं समझना है कि ये एक ही दिन में हो जाता है या एक ही महीनों में होता है, ये कई महीने कई साल लग जाते हैं, कई बार तो 1,00,000 साल लग जाते हैं इसको बहुत छोटे से पार्टिकल्स बनने में, क्योंकि वहाँ पर कोई इसको तोड़ने वाला नहीं है। नेचुरल एनवायरनमेंट से ये अपने आप टूटता है। बहुत तेज़ बारिश, बहुत तेज़ हवा, बहुत तेज़ गर्मी, कभी फ्रॉस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाता है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर बार बार चेंजेस आते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता जाता है विद द हेल्प ऑफ विंड एंड वाटर। जब ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है या तो फिर कंप्रेस्ड हो जाता है, किसी और चीज़ से दब जाता है, हार्ड हो जाता है, तब ये रॉक का फॉर्म ले लेता है और इस तरीके के रॉक को हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक कई तरह के होते हैं, उनमें से एक है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इसलिए कि जब इसको आप तोड़ते हो तो उसके अंदर से सैंड की तरह निकलता है, रेत की तरह निकलता है, और इसके अंदर कई बार कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दब जाते हैं और फिर वो उनकी जान चली जाती है और कई सालों तक वो उसके अंदर दबे रहते हैं, और जब उसको खोला जाता है तो उसमें दिखाई देता है कि कोई जीव अंदर मर चुका है, और लेकिन उसकी जो बॉडी है वो अंदर चिपक चुकी है, और इसी बॉडी को हम कहते हैं फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स। या तो प्लांट्स भी हो सकता है, कोई प्लांट गिर गया होगा और 10 लाख साल तक किसी ने उसको टच ही नहीं किया होगा और तब ये बन जाता है, और ऐसा रॉक बन जाता है जिसको हम फॉसिल्स कहते हैं। ओके, अब चलते हैं मेटामॉर्फिक की तरफ। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या बताता है हमें? Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rock under the great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marbles. ठीक है, अब igneous rock और sedimentary rock हमने देखा किस तरह से बनता है। ये दोनों रॉक अगर किसी और रॉक के नीचे जाकर दब जाते हैं, 1 करोड़ साल 2 करोड़ साल जब किसी ने उसको टच नहीं किया, वैसे ही पड़ा हुआ है, तो गर्मी और प्रेशर की वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। और ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है क्ले। क्ले जो है वो स्लेट में बदल जाता है और लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में बदल जाता है। ठीक है, जो मार्बल हम अपने घरों में बनाते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रॉक साइकिल दिया है कि रॉक कैसे बनता है। अब आप देख सकते हो, सबसे पहले हम यहाँ मैग्मा की तरफ जाएंगे क्योंकि सबसे पहले यही होता है, और मैग्मा से भी पहले ये होता है, यानी कि ये धरती के अंदर कोर है, कोर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, और ये गर्मी जो है ये यहाँ पर अब रूप ले रहा है। आप देख सकते हो कि ये मैग्मा है, राइट। धरती के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जो रेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये जो है गर्मी हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से यहाँ पर स्टीम बन जाते हैं, और ये जो स्टीम बनने के बाद ये अपने अपने रास्ते ढूंढ रहा है निकलने के लिए। अब इसको जहाँ से भी रास्ता मिल जाएगा ये निकल जाएगा। हो सकता है कि उसे यहाँ से रास्ता मिल जाए, हो सकता है यहाँ से रास्ता मिल जाए, हो सकता है यहाँ से मिल जाए। तो जहाँ कहीं से भी इसको रास्ता मिलेगा ये फट के बाहर आ जाएगा और ये फैलने लगेगा। जब ये फैलने लगता है तो ये इस तरीके से ये बन जाता है कुछ, ये जो सैंड बन जाता है, और फिर इसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। ये इग्नियस रॉक जो है उड़ते उड़ते जब ये ठंडा हो जाता है तो ये उड़ते उड़ते कुछ जगह पे डिपॉजिट हो जाता है, और लाखों साल के बाद ये बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक।
ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक जो है ये टूट टूट कर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और फिर ये बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक जो हमें पता है कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक ये दोनों मिलकर यहाँ दब जाते हैं, करोड़ों साल तक कोई उसे टच नहीं करता है और फिर यहाँ पर जमा होने के बाद ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है और फिर यही साइकिल दोबारा यहाँ स्टार्ट होती है। इस तरीके से रॉक साइकिल चलता रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। अब हम वॉल्केनो की तरफ नज़र करते हैं। वॉल्केनो जो है यहाँ पर हमें अर्थ दिखाई दे रहा है, ये हमारा कोन शेप है और ये क्रैटर है। क्रैटर मतलब के होल जहाँ से ये अर्थ की गर्मी और गर्मी के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स जो है अपना रास्ता निकाल कर बाहर आ जाते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर ये रेड कलर का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये अपना रास्ता ढूंढ रहा है कि हम कहाँ से निकले। ओके, और निकलने के बाद ये यहाँ से ऐसे फैलने लगता है। ये हमारा क्रस्ट है जहाँ हम लोग रहते हैं। ओके, अब देखो, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of rocks is called rock cycle. You have already learned that when the molten magma cools, it solidifies to become the igneous rock. These igneous rocks are broken down into small particles. Those are transported and deposited to form the sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. And the metamorphic rocks, which are still under extreme heat and pressure, melts down to form the molten magma. This molten magma cools down and solidifies into igneous rock. ठीक है, यहाँ पर रॉक जो है हमने देखा कि कई तरीके से अलग अलग साइक्लिक फॉर्म में चेंज हो रहा है। कई उसके साइकिल हैं जिसको हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। मॉल्टन मैग्मा हमें पता है कि सबसे पहले धरती से बाहर आता है, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है और इग्नियस रॉक बन जाता है। इग्नियस रॉक समय जाने पर लाखों साल के बाद वो टूट कर एक जगह से दूसरी जगह छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट जाता है, टूट जाता है और फिर हवा और पानी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट होता है। अब यहाँ पर भी वो लाखों साल तक कहीं किसी चीज़ों से दब जाता है और बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक भी हीट और गर्मी की वजह से बनता है और इसके जब ये सेडिमेंट्री रॉक जब लाखों करोड़ों साल तक कोई वहाँ पर नहीं पहुँचता है, टच नहीं करता है, तो वहाँ पर हीट और प्रेशर की वजह से वो भी बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो अंदर फिर से गर्मी पैदा करता है और बना देता है मॉल्टन मैग्मा और फिर इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। Rocks are very useful to us. The solid rocks are used for making the roads, house and buildings. Rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical property and definite chemical composition. Minerals are very important to mankind. Some are used as fuels. For example, coal, natural gas, mineral oil and petroleum. They are used in various industries and even for making the medicines like iron, aluminium, gold and uranium etc. ठीक है, रॉक्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। रॉक से हम कई बार रोड्स बनाते हैं, घर मकान बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स में कई जगह पे काम आता है। ठीक है, अलग अलग मिनरल्स से बना हुआ होता है रॉक्स और ये मिनरल्स भी जो है हमारे लिए कई तरह से काम आते हैं। हमारे बहुत सारे केमिकल्स हमें रॉक्स और मिनरल्स में से ही मिलते हैं और उसमें हम कई चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि चूना है और उसमें से ग्रेनाइट मिलता है जो घर मकान बनाने के लिए काम आता है। हमें ग्रेफाइट भी मिलता है जो पेंसिल में लीड बनाने के लिए काम आता है। बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जैसे कोल है, नेचुरल गैस है, मिनरल ऑयल है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कोलसा मिलता है, आयरन मिलता है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, बहुत सारी चीज़ें हमें इन्हीं रॉक्स में से मिलती हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म। हमारी धरती का किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है और किस तरह के लैंडफॉर्म हमें धरती पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिथोस्फीयर। The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move in different directions. For example, that is few millimeters in a year. This is because of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner.
The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The movements of the earth are divided on the basis of forces which causes them, and the movements which are generated in the interior of the earth are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic फोर्सेस। अब हम देखते हैं कि हमारे लिथोस्फीयर जो है, मतलब कि जो लैंड पोर्शन है, वो कई हिस्सों में बटा हुआ है, कई चीज़ों में बटा हुआ है, और कुछ फ्यू मिलीमीटर्स तक ये फ्यू मिलीमीटर्स जो है वो ईयर में चेंज हुआ है। दिस इज बिकॉज क्योंकि हमारे अर्थ के नीचे बहुत ही गरम गरम मैग्मा है, और ये मैग्मा जो है, ये जो है लाइफ साइकिल उसकी चलती रहती है सर्कुलर मैनर में, ताकि रॉक्स बनते रहते हैं। और यही चेंजेस जो है हमें सरफेस पर भी देखने को मिलता है, हमारे अर्थ पर भी देखने को मिलता है। हमारे अर्थ पे कई तरह के फोर्सेस देखने को मिलते हैं विच आर जनरेटेड इन द अर्थ। अगर जो अर्थ के नीचे, अर्थ के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है, और हमारे अर्थ के ऊपर जो चेंजेस होते हैं उसको एक्सोनिक फोर्सेस कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चेंजेस में क्या देखने को मिलता है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस द सडन मोमेंट एंड समटाइम्स प्रोड्यूसेस द स्लो मोमेंट। ठीक है, एंडोजेनिक ऐसा होता है कि अर्थ के अंदर कभी कभी अचानक से सडन मोमेंट हो जाता है, प्लेट्स का हिलना, प्लेट्स का टूट जाना, प्लेट्स का जुड़ना, ऐसा होता है। और कभी कभी स्लो मोमेंट देखने को मिलता है। सडन मोमेंट ये देखने को मिलता है कि हमें फील होता है कि अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो फट गया, ये हमें देखने को मिलता है। राइट, वॉल्केनो की एक ओपनिंग होती है ऊपर की तरफ, जहाँ से वो अपना सारा जो मॉल्टन है वो चीज़ें बाहर निकालता है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट्स। अब ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो कभी कभी वाइब्रेट होने लगता है, कभी कभी हिलने लगता है, और हिलने की वजह से क्या होता है कि अर्थ जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, और उसकी जो ऊपर की जो चीज़ें हैं जैसे कि वैली है या माउंटेन है या हिल्स है, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, और इस बड़े वाइब्रेशन को हम कहते हैं अर्थक्वेक। Place in the crust from where the vibration starts is called the focus, and the process vibration travels in form of waves outside the center of origin. The center of the surface closest to the center of origin is called the epicenter. अब हो सकता है कि जहाँ से ये हिलना चालू किया है, जिस जगह से, उसको हम फोकस कहते हैं, और ये हिलकर पूरी धरती को हिला रहा है या धरती के कुछ हिस्सों को हिला रहा है, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। ओके, ग्रेटेस्ट डैमेज, सबसे ज़्यादा डैमेज जो है यूजुअली हमारे एपिसेंटर के आसपास के हिस्सों को होता है, और ये बहुत दूर तक अगर फैलता है तो धीरे धीरे ये बहुत दूर तक जाता है, लेकिन वहाँ पे नुकसान बहुत कम करता है। ओके, ऑल्दो अर्थक्वेक कैनॉट बी प्रेडिक्टेड, हम कभी ये नहीं कह सकते कि कल अर्थक्वेक आएगा या 2 दिन बाद अर्थक्वेक आएगा, ये हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ के नीचे, अर्थ के इंटीरियर में क्या चल रहा है इसका पता ह्यूमन बीइंग नहीं लगा सकता है। ओके, इम्पैक्ट कैन बी मिनिमाइज। हाँ, ये हो सकता है कि अर्थक्वेक का महसूस होते ही हम बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं, लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कब आएगा और कब ये खत्म होगा। Okay, local people use some common method to predict possibility of earthquake, like study of behavior of animals, rapid movements of fish in pond, coming out of reptiles on the surface of the earth, etc. हमें तो कोई, हमारे पास तो सिक्स्थ सेंस नहीं है, लेकिन एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस है। उन्हें ये पता चल जाता है कि धरती कांप रही है, तो हमें यहाँ छोड़कर, इस जगह को छोड़ के हमें दूसरी जगह चले जाना चाहिए। फिश को भी कभी कभी पानी के अंदर झटके लगते हैं, जिससे उसे भी पता चल जाता है कि अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, वो भी अपना जगह बदल देती है। ठीक है, रेप्टाइल्स भी जो होते हैं, जैसे कि कछुआ है, या तो फिर मगरमच्छ है, या तो फिर कैमिलियंस है, ये लोग भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो इनको देखकर ह्यूमन बीइंग भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इन लोगों ने जब अपनी जगह छोड़ दी है, एलिफेंट्स अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, राइट, कैमिलियंस वो लोग अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिश भी यहाँ वहाँ भाग कर कहीं और आसपास के पॉन्ड में जाने की कोशिश करती है। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि जरूर धरती पर कुछ खतरा आने वाला है, या तो अर्थक्वेक आएगा या तो सुनामी आएगी, क्योंकि इन एनिमल्स को हमसे ज़्यादा पता चलता है, हमसे ज़्यादा उनको महसूस होता है, तो क्योंकि इनके पास एक सिक्स्थ सेंस है। ओके, तो इस तरीके से हमें पता चलता है। नाउ द लैंडफॉर्म, मेजर लैंडफॉर्म्स, द लैंडस्केप इज कंटिन्यूअसली worn away by 2 processes, weathering and erosions. Weathering is the
breaking up of the rocks on the surface, earth surface. See, the landscape is continuously worn away, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो लैंडस्केप है, जो अर्थ है, वो कंटिन्यूसली वॉर्न होता रहता है, कंटिन्यूसली धुलता रहता है। और इसके दो प्रोसेस है, एक है वेदरिंग, दूसरा है इरोजन। वेदरिंग जो है वो रॉक को तोड़ता है, और इरोजन जो है वो धरती पे से मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। सी, वेदरिंग क्या है? इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, एंड वेदरिंग occurs on the surface due to the agents like water, wind and ice. The weathered material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. This process of weathering and deposition create the different landforms on the surface of the earth. ठीक है, अब लैंडफॉर्म जो होता है वो हमें पता है कि जिस तरह से वेदरिंग होता है वो रॉक को तोड़ता है। और क्यों तोड़ता है? मौसम की वजह से। हो सकता है आप यहाँ पर वाटरफॉल देख रहे होंगे, ये जो पानी बह रहा है तो ये रॉक पे से बह रहा है, तो ये रॉक पे इतना ज़्यादा वजन आता है कि ये टूट जाता है और ये टूट कर नीचे गिरता है। तो इस तरीके से वेदरिंग होता है। कई बार यहाँ पर आइस जम जाती है, और जब ये आइस पिघलती है, इसका फोर्स बहुत ज़्यादा, इसका वजन जो है बहुत ज़्यादा रॉक पर गिरता है, तब भी ये टूट कर नीचे गिर जाता है। हवा की वजह से भी, ये बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से भी ये जो पहाड़ की जो कुछ हिस्से हैं ये टूट कर गिर जाते हैं। तो इस तरीके से वेदरिंग होता है, और फिर ये पानी के साथ नीचे गिर जाते हैं, और पानी के साथ ये बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। वर्क ऑफ रिवर, रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर स्ट्रेटली टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन अ वैली, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। ठीक है, यहाँ पर वाटरफॉल आप देख सकते हैं कि किस तरह से वह बहुत तेज पानी गिर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो पीछे का हिस्सा होगा या तो वहाँ पर पानी जमा होगा, या तो फिर बहुत तेज बारिश आती है, या तो फिर इसके पीछे बहुत बड़ा पानी का कोई रिजर्वर होगा, क्योंकि तभी ये पानी जो है वहाँ से गिरता रहता है। और जब ये पानी गिरता है तो अपने साथ ये पहाड़ों को भी गिराता रहता है, पहाड़ों के जो चट्टान के जो पार्टिकल्स होते हैं उसे भी गिराता रहता है। ओके, तो इस तरह से इरोजन होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ इरोजन। इरोजन कैसे होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक्स फॉर्म में जा रहा है। ये देखो, ये एक्स फॉर्म में जा रहा है। ओके, इरोजन ऑफ द एक्स ऑफ रिवर एंड डिपोजिशन ऑफ वाई, ये जो है ये वाई फॉर्म में यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पर मोर डिपोजिशन हो गया है, ज़्यादा डिपोजिशन हो गया है यहाँ पर। यह आपको बता रहे हैं कि इरोजन किस तरह से होता है। और लास्ट में यहाँ पर एक बहुत सारा डिपोजिशन इकट्ठा हो जाता है, और ये पानी का ये जो फॉर्म है ये बहुत ऑक्सबो लेक बन जाता है। मतलब ये है, ये जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये आपको पानी का पोर्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि क्या है। As the river enters the plain, it forms there are twists and turns, forming large bend known as meanders. Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loops come and closer and almost assume the shape of the horseshoe or a circle. In this condition, when the river gets flooded due to the deposition, land between the meanders loops gets cut off by the river flow, and river leaves its long path and takes a straight path. The water remains in the abundant cylindrical part of the river called the oxbow lake. Sometimes the river seems to flow out of the bank, and this leads to the flooding of the neighboring areas. As it floods, its deposition layers of the alluvial and other material. Landforms formed due to this deposition is called the floodplain. When the large amount of silt soil deposits on both the sides of the river, the raised bank are the leaves. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases, and the river begins to break up into the number of streams called the distributaries, and the river becomes so slow that it begins to deposit silt and sandstone and other materials. Each distributary forms its own mouth, and the collection of the sediment from all the mouth from a delta. है ना, ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ ये जो भी लिखा है वो यहाँ पर बता रहा है। सबसे पहले ये फ्लड प्लेन है, यहाँ से बहुत तेज पानी बहकर आया था, और यहाँ पर बहुत तेज पानी बहने के बाद ये आगे जाकर थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ओके, और ये अपने साथ साथ मिट्टी, एलुवियल, सील सब कुछ बहा कर लाता है, और यहाँ पर पानी में डिपॉजिट हो जाता है।
आप देख रहे हो कि यहाँ पानी के नीचे ये सारी चीज़ें जो आपको ब्राउन कलर की दिख रही है, ये सारी यहाँ पर डिपॉजिट हो चुकी है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे जो है ये पानी आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लड था, पानी का बहाव बहुत तेज था, सब कुछ यहाँ आ गया। यहाँ पर आने के बाद वो लेवल में आ जाता है। अभी भी इसका बहाव काफ़ी तेज है और ये बढ़कर आगे चला जाता है मिट्टी के साथ, और ये बन जाता है पूरा एलुवियल पानी। इसी को पूरा इन्होंने यहाँ समझाया है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। इरोजन and deposition of the sea waves give rise to the coastal landforms. Sea waves continuously strike against the rocks. As a result, cracks develop. Over the time, they become large and wider, which is called sea cave. As these cavities become larger, only the roof of the caves remains, thus forming sea arches. Continuously, erosion breaks the roof and only walls are left, and this these like features are called the stacks. The steep rocky courts rising almost vertically above the sea water is called the sea cliff, and the sea waves deposit under sediments along the shore forming the beaches. ठीक है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो सी है ये बीचेस बन जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारा मिट्टी एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाता है और फिर ये धीरे धीरे जो है नीचे या तो ये क्लिफ बन जाते हैं। क्लिफ का मतलब होते हैं छोटे छोटे पहाड़, ठीक है, और या तो फिर ये बीच बन जाते हैं जहाँ पर हम घूमने जाते हैं। ओके, अब हम आगे पढ़ रहे हैं वर्क ऑफ ग्लेशियर। तो ग्लेशियर्स आर द रिवर ऑफ आइस। ठीक है, ग्लेशियर का मतलब जैसे हम लोग पानी का नदी देखते हैं, नदी में पानी ही पानी होता है, तो एक ऐसी भी नदी है जहाँ पर सिर्फ हमें आइस के पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देंगे और आइस बीच बीच में खड़े होंगे, उसी को कहा जाता है ग्लेशियर। फॉर्म्ड इन द स्नो क्लेड माउंटेन एरियाज, glaciers erode the landscape by bulldozing the rocks and stones to expose the solid rock below. Glaciers forms the U-shaped valley by erosion. As the ice band hollow formed in mountains gets filled up with water and forms the lake Tarn, the materials carried by the glaciers such as small and big rocks, sand and silt gets deposited. As a result, hill-like landform is formed, which is called the drumlin. ठीक है, यहाँ पर ये बताया कि जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, राइज रिवर्स ऑफ आइस होते हैं। यहाँ पर आसपास जो है पहाड़ होते हैं और पहाड़ों पर पूरा बर्फ ही बर्फ जमा होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। जब ये पहाड़ पर से टूटते हैं, टूट टूट कर जब ये बर्फ़ नीचे गिरता है तो ये स्टोन से टकराता है, और स्टोन से टकराने के बाद इसके जो पहाड़ के जो ये आइस के जो पहाड़ होते हैं उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये कई बार यू शेप बना देता है, और ये यू शेप जो है इसी को हम इरोजन कहते हैं। और ये धीरे धीरे जो है आगे जाकर शायद पिघल जाता है या तो फिर वो ना भी पिघले, अगर गर्मी मिलती है तो पिघल जाता है और इसकी वजह से पानी का लेवल बढ़ जाता है। कई बार यहाँ पर बड़े रॉक और छोटे रॉक दोनों दिखाई देते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्रमलिन। अब देखते हैं विंड, वर्क ऑफ विंड, हवा की वजह से क्या होता है। आप देख रहे हो ये हमें पिक्चर में सैंड ड्यून्स दिखाया जा रहा है, राइट। जगह जगह पे गड्ढे हैं, जगह जगह पे ऊंचा पहाड़ की तरह सैंड जमा हुआ है, क्योंकि हवा जब जब आती है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सीढ़ी की तरह बना हुआ है ना। जब जब हवा जैसे जैसे आती है वैसे वैसे सैंड वहाँ पर जाकर जमा हो जाते हैं। तो विंड इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ द इरोजन एंड डिपोजिशन इन द desert. In comparison to lowest, the upper part of the rocks is easily eroded. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. In the desert, you can see the rocks in the shape of the mushrooms, commonly called mushroom rocks. When the ये हमें दिख रहा है ये मशरूम टाइप का है, ओके। ऐसे रॉक जो है ये डेजर्ट में बहुत ही तेज हवा की वजह से ये बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। कभी कभी इसके नैरोवर, ये देख सकते हैं हम लोग, नैरो पार्ट है, ठीक है, पतले पतले पार्ट है, और यहाँ पर सीढ़ी की तरह ये बन जाते हैं। See the rocks in the shape of mushroom, commonly known called mushroom rocks. When the wind blows, it lifts the transport sand from one place to another, and when it stops blowing, sand falls and gets deposited in the low like hill-like structure called the barchan, जिसको कहा जाता है सैंड ड्यून्स। Such type of barchans are seen in Rajasthan. When such sand is deposited in the large areas, it is called the luis. Large deposits of the luis are found in China. ठीक है, हम राजस्थान में आराम से देख सकते हैं कि कई जगह पे बहुत सारे सैंड जो है एक जगह से दूसरी जगह उड़कर हवा से
सैंड उड़ उड़कर पहाड़ों की तरह बना देते हैं और इसी को कहा जाता है लुइस, और हम इसको इंग्लिश में सैंड ड्यूज कहते हैं, और राजस्थान में राजस्थानी लैंग्वेज में इसको बारचन कहा जाता है। ओके, तो आपका ये जो लेसन है ये ओवर होता है। आई थिंक कि आपको ये पता चल गया होगा। ये सारे जो है एक्सरसाइज आपको दी गई हैं, ये आपकी टीचर आपको करवाने वाली हैं, तो हम इसमें सिर्फ लेसन रीड कर रहे हैं और कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको बना कर दे दूँगी जो आपको कंप्लीट करना होगा। चलो, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट।